हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो का हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। ठीक है, ये आपकी बुक है जो आपके पास बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर मैं अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकंड चैप्टर। ठीक है, जिसमें आज को इसका अनुबंध का अर्थ, ठीक है, और इसकी विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, ये आपके बीकॉम की जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही सिंपल तरह से बताया जाएगा कि अनुबंध का क्या अर्थ है और इसकी परिभाषा और विशेषताएं। ठीक है, तो अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, अनुबंध जो लागू हुआ था वो संसद में तो हुआ था, ये आपका 25 अप्रैल 1872 में। ठीक है, ये आपका संसद में पारित हुआ था। ठीक है, फिर भारत में कब लागू हुआ था, ये हुआ था सितंबर 1872 में। ठीक है, अप्रैल में तो ये संसद में हुआ था और सितंबर में ये भारत में हुआ था। ठीक है, सन दोनों का एक ही है, 1872 और 1872। ठीक है, अब आ जाता है कि अनुबंध का अर्थ। अनुबंध का अर्थ यहाँ पे देख लेते हैं। अनुबंध से आशय, ठीक है, अनुबंध से आश्चर्य दो या दो से अधिक पक्षों के बीच ऐसा ठहराव से है। ठीक है, जिस पर व्यापारिक नियम लागू हो सके। ठीक है, और सभी पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी व दायित्व नियमों सभी पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी व दायित्व नियमों के अनुरूप पूरा करें। ठीक है, इनके सभी अपनी जिम्मेदारी और दायित्वों को, ठीक है, नियमों के अनुरूप पूरा करें। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसे ही अनुबंध कहते हैं। किसे अनुबंध कहते हैं का आश्चर्य ऐसे दो या दो से अधिक पक्षों के बीच ऐसे ठहराव से है जिस पर व्यापारिक नियम लागू हो। ठीक है, जिसमें कुछ नियम लागू हो, जिससे सभी पक्ष, जिनके जितने भी पक्ष है उसमें सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी और दायित्वों को, ठीक है, समझकर उनके नियमों के अनुसार, ठीक है, अनुरूप पूरा करें। फिर क्या है, साधारण शब्दों में अनुबंध से आश्चर्य अनुशासन में बंधकर व्यापारिक सौदों को पूर्ण करने से लगाया जा सकता है। ठीक है, किससे साधारण शब्दों में कहे तो अनुबंध एक ऐसा है, अनुबंध से आश्चर्य अनुशासन में बंधकर व्यापारिक सौदों को पूर्ण करने से लगाया जा सकता है, जिससे दोनों पक्षों को नियमानुसार प्रतिफल प्राप्त हो सके और उनके वैधानिक अधिकार व दायित्व को सदुपयोग हो सके। इसे अनुबंध कहते हैं। ठीक है, इसे अनुबंध कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, क्यों अंत अनुबंध दो या दो से अधिक पत्रों के बीच हुआ एक ऐसा ठहराव है जिस पर बनाए गए सभी नियम अधिनियम लागू हो सकें। ठीक है, तथा लेन देन में भी कानूनी अधिकार तथा दायित्व स्पष्ट हो सके, इसको ही अनुबंध कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अनुबंध का अर्थ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसमें से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और आपके पेपर में यदि क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। फिर यहाँ पे जाता है इसकी परिभाषा। परिभाषा कैसे लिखते हैं, प्रत्येक ठहराव और वचन जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है, ठीक है, एक अनुबंध है। किसने कहा कि क्या है कि प्रत्येक ठहराव, ठीक है, और वचन जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है वो एक अनुबंध है। ठीक है, हो गया इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। बात है इसकी विशेषताएं। विशेषताएं यहाँ पे लिखी हुई है, वैध अनुबंध के लक्षण या विशेषताएं। ठीक है, लक्षण पूछे आपके या फिर आपकी विशेषताएं पूछे तो आपको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपकी वैध अनुबंध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, इनकी कौन कौन सी है। अब जो सी भी आपके में ब्लैक हेडिंग डली हुई है, पहले आपको एक पेपर पे सारी हेडिंग लिखनी है। ठीक है, फिर उनको बाद में उनके अंदर 2 या 4 लाइनों में ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे एक पहले पेपर पे आप इसके लिखेंगे कि वेद अनुबंध की विशेषताएं निम्नलिखित है। फिर सबको जैसे कि एक ही होगी, कुछ आगे होंगे, उन सबको ऐसे सीरीज वाइज लिख देंगे। फिर एक एक को नीचे आगे जाके थोड़ा थोड़ा उसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहले राजनियम द्वारा मान्यता। ठीक है, इस अनुबंध की यह प्रमुख विशेषता होती है कि इनको राजनियम के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। प्रशासन इन अनुबंधों को सही मानकर ही विवादों में सहयोग देता है। ठीक है, फिर हो गया योग पक्षों का होना। इसमें क्या करें कि अनुबंध नियमानुसार होने के लिए दोनों पक्षों का योग होना जरूरी होता है। यदि एक पक्ष में अच्छाई बुराई समझने की योग्यता नहीं है हो तो अनुबंध को वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि एक से अधिक पक्षों का होना, एक से अधिक पक्षों का होना, इसमें क्या करें कि वैध अनुबंध के लिए 2 या 2 से अधिक पक्षों का होना जरूरी है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पक्षों का होना जरूरी है। एक पक्ष से कभी भी अनुबंध नहीं हो सकता। एक पक्ष में
कभी भी अनुबंध नहीं होगा। अंत वैध अनुबंध के लिए एक से अधिक पक्षों का होना भी अनिवार्य है। फिर कह रहा है कि अनुबंध की स्पष्टता, इनके वैध अनुबंध होने के लिए उद्देश्य का स्पष्ट होना जरूरी है कि इनके किस उद्देश्य से आप कर रहे वो भी स्पष्ट होना जरूरी है। अंत दोनों पक्षों के लिए अनुबंध की स्पष्टता जरूरी है जिससे कि अनुबंध के उद्देश्य व लाभदायकता को समझा जा सके। ठीक है। फिर कह रहा है कि ठहराव का होना, किस चीज़ का ठहराव का भी, इनके वेद अनुबंध के लिए ठहराव का होना भी जरूरी है। दोनों पक्षों के बीच उचित ठहराव होने पर ही वेद अनुबंध कहलाता है। फिर यहाँ पे रहा है कि ठहराव का वैधानिक होना, इनके ठहराव जो होता है उसको वैधानिक होने के दोनों पक्षों में होने वाला ठहराव या नियमानुसार होना चाहिए। ठीक है। ठहराव है जो नियमानुसार होना चाहिए, इनके नियम के अनुरूप ही होना चाहिए। दोनों पक्षों का हित होना जरूरी है। वैधानिक ठहराव होने पर ही अनुबंध वैध होता है। ठीक है। इनके वैधानिक ठहराव होने पर ही अनुबंध वैध होता है। फिर आ रहा है यहाँ पे दोनों पक्षों की इच्छा एक समान, इनके दोनों पक्षों की इच्छा है जो हमारी वो एक समान होनी चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि जो अनुबंध है, अनुबंध हेतु दोनों पक्षों में ठहराव जब हो तो एक समान इच्छा होनी जरूरी है। यदि एक पक्ष, फिर आगे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं कि यदि एक पक्ष कुछ वस्तु खरीदने को तैयार है तो दूसरा पक्ष बेचने को तैयार है। ठीक है। फिर कह रहा है कि वेद प्रतिफल का होना, इसका क्या मतलब है कि वेद अनुबंध होने के लिए वेद प्रतिफल का होना भी जरूरी है। ठीक है। इसका मतलब कि जब वेद प्रतिफल अथवा उचित प्रतिफल पक्षों को मिल रहा है हो तभी अनुबंध वेद होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि पक्षकारों में अनुबंध की क्षमता हो, इनके पक्षकार जो होते हैं उनमें अनुबंध की क्षमता भी होनी चाहिए। इनके वेद अनुबंध के लिए यह अति आवश्यक है कि सभी पक्षकार अनुबंध की क्षमता होनी अति आवश्यक है। ठीक है। इनके क्षमता से आश्चर्य, योग्यता से, इनकी योग्यता भी होनी चाहिए। क्षमता क्या है आपको नहीं समझो, क्षमता का आश्चर्य यहाँ पे योग्यता से है। क्या जाता है कि वैधानिक उद्देश्य, यानी कि वैधानिक उद्देश्य मतलब यानी कि वेद अनुबंध व वेद ठहराव के लिए कोई भी वैधानिक उद्देश्य का होना जरूरी है। समाज हित तथा व्यक्ति का हित होना अति आवश्यक है। अंत नियमानुसार अनुबंध, ठीक है, के लिए वैधानिक उद्देश्य का होना जरूरी है। जो यहाँ पे कह रहा है कि स्पष्ट रूप से व्यय घोषित ठहराव न होना, यानी कि जो स्पष्ट रूप से व्यय घोषित ठहराव न होना। वैध अनुबंध के लिए किया गया ठहराव व्यय रूपीय घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से घोषित ठहराव वाला अनुबंध कभी भी नियमानुसार नहीं हो सकता। ठीक है। तो कह रहा है कि ठहराव का लिखित होना, इनके ठहराव जो उसका लिखित होना भी आवश्यक है। वेद अनुबंध के लिए ठहराव का लिखित में होना जरूरी है, जिससे क्या कह रहा है जिससे कि आने वाले समय में कोई पक्ष अपने उद्देश्य व कार्य से अलग ना हो सके। यानी कि अगर हमारे पास लिखित होगा तो आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। फिर अगर ठहराव का प्रमाणित व रजिस्टर्ड होना, ठीक है, इनके जो हमारा ठहराव कर रहा है उसका प्रमाण भी हमारे पास होना चाहिए, वो रजिस्टर भी होना चाहिए। जैसे कि वेद अनुबंध के लिए ठहराव पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षर करके प्रमाणित होना व वकील द्वारा पंजीकृत होना चाहिए, जिससे पक्षों के द्वारा दायित्व किया जा सकते, यानी कि दायित्व को पूरा किया जा सके, दायित्व को पूरा किया जा सके। ठीक है। हमारे पास यदि वो हमारे पास का प्रमाण पत्र होगा और रजिस्टर होगा तो आने वाले समय में कोई अपने दायित्वों से पीछे नहीं हटेगा, सभी पक्ष अपने दायित्व को पूर्ण करेंगे। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ठहराव की निश्चितता भी होनी चाहिए, कि ठहराव जाए उसको निश्चितता मतलब है कि वेद अनुबंध के लिए किया गया ठहराव निश्चित होना चाहिए, उनमें बार बार बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से ठहराव का महत्व व उपयोगिता तब बढ़ जाती है। ठीक है। यानी कि उसका जो अनुबंध है उसका ठहराव निश्चित होना चाहिए। ठीक है। उसमें बार बार कभी बदलाव नहीं होना चाहिए। यदि उसमें बदलाव होंगे तो उसको महत्व और उपयोगिता नहीं बढ़ेगी। यदि ऐसा करने से ठहराव का महत्व उपयोगिता बढ़ जाती है। इनके अगर हम बार बार यदि ठहराव निश्चित होगा तो ऐसा करने से उसका ठहराव की महत्व और उपयोगिता बढ़ जाएगी। ठीक है। ये कह रहा है हमारा कि ठहराव निष्पादन की संभावना होना, यानी कि ठहराव निष्पादन से आश्चर्य है कि वेद अनुबंध के लिए ठहराव का ऐसा होना जरूरी है जिससे ठहराव की पूर्ति या निष्पादन हो सके।
निष्पादन से आश्चर्य, कार्य पूरा करने से, यानी कि निष्पादन से जो कार्य यहाँ पे निष्पादन है ना, इसका मतलब है कार्य पूर्ण करना, यानी कि कार्य पूरा करना। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका अर्थ और विशेषताएं और परिभाषा यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।